हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोशन इन वन डायमेंशन का छोटा सा पार्ट बस बाकी रह गया है, दैट वी विल फिनिश टुडे। वन इज एरिया अंडर द कर्व्स। एरिया अंडर द कर्व्स का मतलब क्या है? नाउ सपोज यू हैव गॉट अ कर्व, say variation of velocity with time. Okay, now velocity with time का suppose curve हम लोगों को ऐसा है, और area under the curve is what? ये जो कर्व या ग्राफ हमारे पास है वो, और ये y एक्सिस और x एक्सिस, इसके बीच में जितना भी एरिया है इसको हम लोग बोलेंगे एरिया अंडर द कर्व। ओके, अब ये एरिया अंडर द कर्व डिफरेंट ग्राफ्स के लिए डिफरेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। नाउ लेट अस सी what are these quantities. Okay, now VT curve में जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है ये पहले देखते हैं। Now V is equal to what? dx by dt. क्लियर? इसको इधर शिफ्ट करेंगे, V into dt is equal to dx. अब दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं। क्लियर? Now suppose this is time t is equal to 0 to time t is equal to t, and this is xi to xf. Okay, now this is what? This is the area under the VT curve. Now area under the VT curve gives what? This is 1 into dx. What is the integral of 1? This is x. Limits क्या है? xi to xf. So this is equal to upper limit minus lower limit. So this gives us what? This gives us the displacement. Therefore area under the VT curve gives displacement. Okay, हम लोग क्या करेंगे कि भाई एरिया फाइंड आउट कर लेंगे कितना है। क्लियर? अब सपोज ये है 0, ये है से 10, और ये वेलोसिटी सपोज है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करेंगे। कैसे? ये तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या है? हाफ ऑफ बेस। बेस कितना है? 10 माइनस 0 दैट इज 10 इंटू हाइट दैट इज 20। तो ये क्या हो जाएगा? 100। तो इसका मतलब ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 100 मीटर्स, जो भी मीटर या जो भी यूनिट है। इस तरह से एरिया अंडर द वीटी कर्व अगर निकालते हैं हम लोग तो हमको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एरिया अंडर द AT कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है। So this is A, this is T. A अगर एरिया अंडर द AT कर्व है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? नाउ एरिया यू नो, एक्सेलरेशन यू नो, दिस इज व्हाट? dv by dt. इसको इधर शिफ्ट करिए, A into dt is equal to dv. दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। ओके, दिस इज सपोज टाइम t is equal to 0 to टाइम t is equal to t. दिस इज वेलोसिटी v1 to v2. अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज एरिया अंडर AT ग्राफ, AT कर्व। दिस इज इक्वल टू, यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 का इंटीग्रल कितना है? v। लिमिट्स क्या है? v1 टू v2 या vi टू vf। ओके, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, जो भी है। यहाँ पे चलिए vi vf लिख दीजिए। क्लियर? यहाँ पे भी दिस इज vi टू vf। सो दिस लिमिट्स डालिए, अपर लिमिट vf, इसकी जगह पे ये लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट vi। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन द वेलोसिटी। सो एरिया अंडर द AT कर्व गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी। ओके, सो एरिया अंडर द AT कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन वेलोसिटी। ओके, ये एरिया फाइंड आउट करेंगे, वो हमको क्या देगा? ये दो टाइम्स के बीच में कितना वेलोसिटी में चेंज होगा वो देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट इज AX कर्व। एरिया अंडर द AX कर्व क्या होगा वो देखें। Now A is equal to what? V dV by dx हम लोगों ने देखा था। dx को इधर ट्रांसफर कीजिए, A into dx is equal to V into dV। दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए। सपोज दिस इज xi to xf।
Okay, velocity changes from vi to vf, या फिर इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v में वेलोसिटी. नाउ ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर द ax कर्व. ओके, सो एरिया अंडर ax कर्व इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कीजिए, v का इंटीग्रल क्या होगा? v स्क्वायर बाय 2. ओके, नाउ लिमिट्स रखेंगे u टू v. अपर लिमिट v की जगह पे v रखिए, v स्क्वायर बाय 2, माइनस लोअर लिमिट v की जगह पे u रखिए, u स्क्वायर बाय 2. सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ v square minus u square. This gives us what? This gives us the area under the ax curve. Clear? So area under ax curve क्या देगा हमको? Half of v square minus u square देगा. Okay? जो भी एरिया है उसको अगर कैलकुलेट करेंगे, सो ये जो भी क्वांटिटी है वो किसके बराबर होगी? इनिशियल वेलोसिटी जो भी उसकी थी, फाइनल वेलोसिटी. सो स्क्वायर ऑफ v स्क्वायर बाय 2, मतलब स्क्वायर ऑफ v बाय 2 माइनस स्क्वायर ऑफ u बाई 2, इसका वैल्यू इससे मिलेगा. क्लियर? ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कभी काम में आ सकता है. ओके, नाउ जस्ट वी विल डिस्कस वन प्रॉब्लम दैट वाज एक्चुअली आस्क्ड इन IIT JEE. वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व दिया हुआ है. सपोज दैट कर्व इज लाइक दिस. Okay, this is v0, this is x0. Now for this vx curve, which of the following ax curves are possible? Okay, now ये हम लोगों को different options दिए हुए हैं. This is ax, these are all ax curves. now इसमें this is ax curve. Okay, this is ax. Okay, हम लोगों को ये देखना है कि भाई इसके लिए कौन सा ax कर्व पॉसिबल है. हम लोगों को दिया क्या वैल्यू है a और x के बीच में, फाइंड आउट करना ax कर्व. अब v एक्सेलरेशन और x इनको कंबाइन करने वाला हमारे पास क्या फॉर्मूला अवेलेबल है? a इज इक्वल टू v dv बाई dx. अब इस कर्व को अगर आप लोग केयरफुली देखेंगे, दिस इज vx कर्व. So dv by dx will give us what? It will give us the slope of this curve. Clear? And slope कैसा है ये? This is negative and constant, क्योंकि straight line है तो कर्व slope कैसा होगा? Constant होगा. Okay. Now इसको, ये एक negative constant quantity है, इसको velocity, different values of velocity से multiply करना है तो हमको corresponding values of acceleration मिलेगी. अगर यहाँ की v की वैल्यू लेंगे तो मैक्सिमम में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही. इसका मतलब पहले v, अच्छा ये जो स्लोप है ये कंटिन्यूअसली नेगेटिव स्लोप ही है, तो हमको ये जो क्वांटिटी मिलेगी वो नेगेटिव ही होगी एक्सीलरेशन की. इसका मतलब दिस कर्व इज नॉट पॉसिबल. अब ये dv बाई dx जरूर कांस्टेंट है, बट उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है जो कि कांस्टेंट नहीं है. इसका मतलब एक्सीलरेशन कैन नॉट बी कांस्टेंट. अब यहाँ पे जो v की वैल्यू है ये पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्वांटिटी को इससे बड़ी वाली v से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी. इसके बाद में देखोगे तो v की वैल्यू कम है, तो कम v की वैल्यू को एक कांस्टेंट नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को छोटा नेगेटिव वैल्यू मिलेगा. अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए पहले नेगेटिव वैल्यू जितनी है उसके कंपैरिजन में बाद की नेगेटिव वैल्यू बड़ी है, ज्यादा है. इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल. So this is the answer. Clear? So ये कम नेगेटिव होती चली जाएगी क्योंकि v का वैल्यू डिक्रीज होता जा रहा है. Clear? So I hope you have understood all these concepts properly and you will be able to answer the questions. All you need to do is practice more and more questions. So यहाँ तक हो गया हमारा motion in one dimension. अभी next lecture से we will start motion along 2 dimensions. Thank you very much for watching this video. Thank you.